चलो, तो हमने कल डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ लिया था क्या, 1 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम, ठीक है ना। कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, अगर 2 की पावर 1, 1 का मतलब लास्ट डिजिट है ना, यानी कि लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से अवश्य घटेगी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, है ना। तो बाद की 2 डिजिट यानी कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या की लास्ट 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या के बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। तो इस पर हमने कल बात कर ली थी, ठीक है। तो आज जो शुरू होगा वो आगे पढ़ेंगे इससे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए 5, 5, 25 और 125, यानी कि इन 3 नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 5, 25 और 125, ठीक है ना। 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल, का विभाज्यता का नियम, का विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है 5 का नियम। 5 का नियम कि भाई कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, है ना। तो समझिए भाई, कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होती है। भाई ये बताओ मुझे, 5 को क्या मैं इस तरीके से लिख दूं, 5 बराबर 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो यहां पे 5 की पावर 1 यानी कि पावर को 100 करेगी, और इसी पावर को मैं लिख सकता हूं लास्ट डिजिट, इसी पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, है ना। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या, है ना, अगर उसकी लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड होगी। और वो लास्ट डिजिट हो क्या सकती है भाई, अगर वो लास्ट डिजिट की बात करो तो लास्ट डिजिट कौन कौन सी होगी, या तो लास्ट डिजिट 0 होगी या फिर लास्ट डिजिट क्या होगी 5, क्योंकि कोई भी संख्या 5 से केवल और केवल तभी डिवाइड हो सकती है अगर उसका अंतिम यानी कि इकाई का अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो। कोई दिक्कत तो नहीं, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर मैं एग्जांपल में लिखूं कि 4, 3, 2, 5, 6, क्या ये संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, नहीं। अब ये बताओ क्या ये संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारी 0 है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 4, क्या ये संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड है, नहीं। और अगर मैं यहां पे 5 कर दिया, क्या ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड है 5 से, है। तो इसका मतलब हमें देखना क्या होता है, हमें केवल और केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करना है कि इकाई अंक क्या है। अगर इकाई अंक 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, देखो इस संख्या को मैं 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या मिलेगा, 0, यानी कि मैं केवल इकाई के अंक को ही डिवाइड कर दूंगा, है ना। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। अगर मेरी संख्या ये होती कि 4, 3, 2, 5, 6 ये संख्या होती, और मैं बोल दूं कि इस संख्या को 5 से डिवाइड करने के बाद बताइएगा शेषफल क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा 1। तो हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल लास्ट डिजिट को ही 5 से डिवाइड करिएगा, है ना। तो 5 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। कि कोई भी संख्या 5 से कब कब डिवाइड होगी, अगर उस संख्या की लास्ट डिजिट यानी कि ये तो 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, लिखवाऊं लैंग्वेज में इस बात को, समझ गए ना, ठीक है ना। तो 5 की पावर 1 पावर क्या शो करेगी, लास्ट डिजिट को, कि कोई भी संख्या 5 से केवल तभी घटेगी अगर उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी पूरा पूरा डिवाइड होगी, तभी पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ मुझे जरा,
क्लियर है बात यहां तक? चलो भाई आगे चलिए फिर। नेक्स्ट नियम है तुम्हारा 25 का नियम। 25 का नियम। 25 का नियम। ठीक है। अब देखेगा भाई, मुझे ये बताओ, क्या मैं 25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 25 बराबर 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये पावर 2 है, जो हमारी पावर 2 है, ये किसको शो करेगी, ये किसको प्रदर्शित करेगी? लास्ट 2 डिजिट को। लास्ट 2 डिजिट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी संख्या के बाद की 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। बात समझ में आई है ना? कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है और उसकी बाद की 2 डिजिट यानी कि बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 25 से कटेगी तो पूरी संख्या क्या होगी? 25 से डिवाइड होगी। अब 25 से कोई भी संख्या कब कब कटती है मैं उसको भी लिख देता हूं, ठीक है ना? देखिएगा 25 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकती है, 25 से कटने के लिए लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है। तो बचपन से हम 25 का पढ़ा पढ़ते आए ना, तो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 थे 75, 25 का 100 है ना, 25 पंजे 125, 25 इक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना, 25 आठे 200, 25 निम्मा फिर 225, 25 ढाई 250, इस तरीके से फिर 275, फिर 300, फिर 325, इस तरीके से लिख रहे हैं ना हम। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि हर बार तुम देख रहे होंगे बाद की 2 डिजिट, ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, ये 00 है, फिर 25, फिर 50, फिर 75, फिर 00, 25, 50, फिर 75, फिर 00, 25, 50, फिर 75, फिर 00। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर 25 से काटना चाहते हो तो 25 से काटने के लिए लास्ट की 2 डिजिट क्या हो सकती है? लास्ट की 2 डिजिट या तो आपकी क्या होगी? 00 होगी, या तो 00 होगी लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट 00 है तो इस बात का मतलब क्या है? 100 है ना, 100 है इसमें छिपा हुआ है। 00 हो सकती है, फिर 25 हो सकती है, या फिर 50 होगी, या फिर 75 होगी। इसका मतलब किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है भाई? हाँ, किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट अगर 00 है, 25 है, 50 है, 75 है, तो वो संख्या हमेशा 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है ना? तो लिखवाने की जरूरत है भाई उसमें लैंग्वेज में, बस ये याद रखना कि 25 से देख रहे हैं हम, कि 25 का देख रहे हैं हम, ठीक है, कि 25 से देख रहे हैं तो 25 के लिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि लास्ट 2 डिजिट। अगर बाद की 2 डिजिट 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, तो वो संख्या हमेशा 25 से कटेगी, अन्यथा नहीं। क्लियर होगी बात? जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ठीक है? एग्जाम्पल देखियो भाई, मैंने लिखा 56, 73, 72। अब ये बताओ ये संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं? नहीं है ना, 25 से डिविजिबल तो नहीं है ना। अगर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी क्या करोगे तुम? 72 को डिवाइड करोगे, लास्ट की डिजिट को ही डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या होगा? 25 दूनी 50, 25 × 75, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? 25 दूनी 50 तक ही चला ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें? तो 50 यानी कि 22 बच गया क्या? तो रिमाइंडर बचेगा 22। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अगर जैसे कि मैंने संख्या लिखी है वाली, ये कोई संख्या लिखी है मैंने, तो बताओ ये संख्या पूरा पूरा 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमें केवल और केवल लास्ट की 2 डिजिट को ही देखना है। इसको देखना है लास्ट की 2 डिजिट को। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है यहाँ पे? 75, और 75 25 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? 25 का नियम समझ में आया भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को? ठीक है ना? चले आगे, चलिए फिर बैक करूँ क्या? देख लो जल्दी से। आ रहा समझ?
हो गया, हो गया। चलो फिर आगे बढ़ो। अगला नियम है 125 का नियम। 125 का नियम, 125 का नियम। ये बताओ 125 को मैं किस तरीके से लिखूंगा? 5 की 3, यानी कि 125 को मैं लिखूंगा इस तरीके से, 5 की पावर 3 की के रूप में। और ये जो पावर 3 है ये किसको शो करेगी? लास्ट 3 डिजिट को, यानी कि ये शो करेगी हमारी लास्ट 3 डिजिट को, लास्ट 3 डिजिट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संख्या 125 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी अगर उस संख्या की लास्ट 3 डिजिट, बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या, अगर 125 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर बाद की 3 अंकों से बनने वाली संख्या 125 से कंप्लीटली विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो पूरी संख्या 125 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है ना। हालांकि सेट में इस लेवल तक का क्वेश्चन नहीं जाएगा, 125 तक, 25 तक बहुत है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या वैसे? ठीक है ना। इस तरीके से अगर मान लो मैं पूछ लूं तुमसे 625, तो 5 की पावर 4 लिख दो, लास्ट की 4 डिजिट, तो इस तरीके से बढ़ते चले जाए, है ना। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं 125 में। अब 125 में मैं ये नहीं लिखने का कि लास्ट 3 डिजिट कौन कौन सी होगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना। 25 में तो फिक्स थी, 00 थी, है ना, 25 थी, 50 थी और 75 थी। लेकिन यहाँ 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट फिक्स नहीं है। हमें बस ये देखना है कि 125 के पाड़े में आने वाली संख्या होनी चाहिए लास्ट 3 डिजिट। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? ठीक है ना। जैसे कि मैं कोई संख्या दे दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई ये एग्जाम्पल है आपका कि 3 2 5 6 7 8 2 5 0। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या 125 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो तुमने किस पे फोकस किया? सीधा सीधा लास्ट 3 डिजिट पे। तो हमने फोकस किया केवल लास्ट 3 डिजिट पे। हमें दिखता है कि 125 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये 125 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इस बात का मतलब है कि पूरी संख्या क्या होगी? 125 से डिविजिबल होगी और हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है बात यहां तक? तो लास्ट 3 डिजिट 125 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तभी जाकर 125 से पूरी संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो लास्ट मतलब जो अगला नियम होगा वो होगा 3 का और 9 का, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो 3 पे और 9 के लिए बनते हैं, है ना। तो अगला रूल होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया भाई सबका यहां तक? बढ़े आगे चलिएगा। नेक्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये रूल है 3 का, 3 व 9 का नियम। 3 व 9 का नियम। अब ध्यान दो, सबसे पहला हुआ हमारा 3 का नियम। 3 का नियम, ठीक। फिर हुआ हमारा 9 का नियम। इधर में लिख रहा है यहां पे 9 का नियम, 9 का नियम। देखो दोनों में एक ही बात है, दोनों तरफ एक ही बात होगी। यदि अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने बोला कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक इसी तरीके से मैं इधर भी लिखूंगा कि यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 9 से, यहां पे क्या होगा? 9 से पूर्णतः विभाजित हो,
9 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है जी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो एक तरफ तो क्या बोल दिया मैंने कि यदि संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से, और एक तरफ क्या बोल दिया मैंने कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बस दोनों में बात एक ही है, लेकिन नंबर चेंज है। यहां 3 है और यहां पे क्या है, 9 है। ठीक है ना। तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, ये 9 से पूरा पूरा विभाजित होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और यहां पर क्या होगी, ये 3 से विभाजित होगी। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने लिखा 3, तो ये बताओ 3 में 9 तो नहीं छिप रहा, 3 में 9 तो नहीं छिप रहा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि 9, तो क्या 9 में 3 छिपा हुआ है क्या, 9 में 3 छिपा हुआ है, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3। तो इसका मतलब इस 9 के अंदर 3 छिपा हुआ है, 9 के अंदर 3 मौजूद है, 9 के अंदर 3 शामिल है, जबकि 3 के अंदर 9 शामिल नहीं है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि 9 इस 3 के पिताजी है। बात समझ में आई, कह सकता हूं कि नहीं, कि 9 क्या है, फादर है किसका, 3 का, और 3 क्या है, बच्चा है किसका, 9 का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी संख्या अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई संख्या 3 से अगर पूरा पूरा डिवाइड होती हो वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। अब मैं बोल लूंगा इसके लिए कि जैसे कि 6 है, अब 6 3 से पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं है, लेकिन 9 से तो नहीं पूरा पूरा घटता। अब जैसे कि मैंने बोला 12 है, 12 3 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन ये 9 से तो डिवाइड नहीं है ना। मैं बोलता हूँ 15 है, 15 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। मैं बोलता हूँ 18 नहीं 21 है, 21 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। 24 भी इस तरीके से ही है, 24 3 से घटेगा लेकिन 9 से नहीं घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से कटने वाली बहुत सारी संख्याएं ऐसी होगी जो 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब 9 से कटने वाली तमाम संख्याएं वो 3 से अवश्य कटेगी। 9 की कोई भी संख्या उठा लो, खुद 9 ही ले लो, 9 3 से कटेगा भाई, 9 3 से कटेगा कि नहीं। लेकिन एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, नमस्ते भाई। हाँ बढ़िया, बताओ कौन। है ये बता रहा कि फॉर्मूला याद था, मेरे क्लास में है, ध्यान दो भाई। तो 3 जो था ये क्या है, 9 का बच्चा, और 9 क्या है, पिताजी किसके, 9 के। यानी कि मैं ये कह रहा था कि 9 से कटने वाली सभी संख्या है वो 3 से अवश्य कटेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से भी कटे। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो समझिए अब, जैसे मैं बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम्पल यहां पे लिख लो, एग्जाम्पल मैंने बोला 4 3 2 5 6 7, क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्या ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तुम कहोगे सर अंकों का योग करके देख लेते हैं, है ना। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 6 20 और 3 27। तो इनके अंकों का योग कितना आया, 27। अब ये बताओ 27 3 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं। 27 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से अवश्य डिवाइड होगी, और रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। और अगर मैं ये लिखता हूं यहाँ पे कोई संख्या कि 5 6 7 8 1 3 5, क्या ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पे हमें करना क्या है, अंकों का योगफल, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26, और 1 27, 27 और 3 30, और 5 35। तो अंकों का योगफल कितना है भाई, 35। अब ये बताओ 35 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा क्या, 35 3 से तो नहीं कटेगा ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 3 से नहीं कटता तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। 35 3 से कटेगा नहीं तो रिमाइंडर भी 0 मिलेगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा फिर। तो आप क्या करोगे, इसी को डिवाइड कर दो, इसी को डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या मिलेगा, डिवाइड रिमाइंडर 2। तो 35 को जब तुम डिवाइड करोगे 3 से, 33 तक पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल 2 बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात यहां तक, है ना। पूरी संख्या को 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 ही मिलेगा, या अंकों के योगफल को 3 से डिवाइड करोगे तो भी शेषफल 2 ही मिलेगा। यहां तक कोई समस्या, समझ रहे बात को,
ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं 9 की तरफ देखता हूं तो 9 के लिए एग्जांपल नोट कर लो कोई भी। 8 1 3 6 7 2, ठीक है ना, 5 8, ठीक है, ये संख्या दे दी मैंने और मैंने बोल दिया कि क्या ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो मैंने लिखवाया कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तभी क्या होगा, पूरी पूरी संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही। तो यहां पे तुम्हें करना क्या होगा, ऐड कर लो, अंकों को जोड़ लो, है ना। तो कितना हुआ यहाँ पे, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितना 18, 18 और 7 कितना 25, 25 और 2 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40। तो अंकों का योगफल कितना है भाई 40। तो ये बताओ क्या 40 9 से कटेगा क्या, 40 9 से डिवाइड तो नहीं हुआ, तो 40 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा 4। तो यानी कि 40 को भाग कर दो 9 से, 9 चौक 36, शेषफल कितना बचेगा 4। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। और अगर अंकों का योगफल 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता तो वो संख्या क्या हो जाती, पूरा पूरा डिवाइड होती। जैसे कि ये संख्या है 43 25 67, ये संख्या लिखी हुई है और इसके अंकों का योगफल कितना है 27, तो 27 तो 9 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो ये संख्या हमारी 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 9 का नियम समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है ना। तो अब तुम्हें समझना क्या है फिर, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस बात को नोट करके और लिख लो कि कोई भी संख्या, नोट में डाल दो, बोल दो क्या, कोई भी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, कोई भी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है वह हमेशा 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। आगे लिख लो इसके आगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, वह 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि ये जरूरी नहीं है, बात समझ में आई, क्योंकि वो हो भी सकती है 9 से विभाजित और नहीं भी, है ना। लेकिन हाँ, अगर 9 से कटने वाली कोई संख्या है तो वो हमेशा 3 से विभाजित होगी। ये सत्यवचन की घड़ी में बिल्कुल सत्य बात है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब इसी के ऊपर ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं डिविजिबिलिटी रूल के, तो इसी के ऊपर बनते हैं 9 पे या 3 पे, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा एक नया कंसेप्ट, डिजिटल सम। अगर तुम्हें क्वेश्चन को जल्दी करना है, यानी कि इनका प्रयोग ना करना पड़े, यानी कि अंकों का योग की जरूरत ना पड़े, हम डिजिटल सम पे काम करेंगे। तो अगला हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी पे सुंदर सा, डिजिटल सम। डिजिटल सम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहां पे ना, डिजिटल सम, डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा क्या है। डिजिटल सम कहता है कि दुनिया की किसी भी संख्या को लो, दुनिया की कोई भी संख्या पकड़ो आप, है ना, और अगर उसको आप 9 से डिवाइड करते हैं, है ना, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से भाग देते हैं, तो जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा डिजिटल सम कहलाएगा। समझ गए बात को, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिजिटल सम कहलाएगा, ठीक है। देखिए लिखिए इस बात को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है
जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, उसी को डिजिटल सम कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना, उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। देख लो इस बात को, उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। देखिएगा, फिर फोन आ गया, उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। हेलो, हाँ, देखो मैंने बोला किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल सम कहा जाता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लिया, 4325 ले लो, है ना। किसी संख्या 4325 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, किससे, 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से भाग देता हूँ, तो भाग दोगे, 9 चौक 36, तो कितनी बार चला, 36 बार, तो कितना बचा भाई, 7। 7 पे तो चली नहीं मारनी, उतार लिया हमने कितना, 2 का, तो 9 की मारनी, फिर चलो 9 अठे 72, कितना बचा, शून्य। यहाँ पे कितना बचा, शून्य। अब शून्य पे चलेगी नहीं, उतार लिया हमने फिर 5 का, अब चलेगी तो इस पे भी नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा के छोड़ दिया। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा ना। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, एक तरीके से 5 बचा रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर हमारा 5 बचा, तो इसका मतलब यही हमारा डिजिटल सम है, यही हमारा डिजिटल सम है। ठीक है ना। तो एक बच्चा क्या करेगा, वो इस लैंग्वेज के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से इसको भाग देगा कि जो भी शेषफल बचेगा वो हमारा डिजिटल सम होगा। लेकिन एक बच्चा होगा थोड़ा चालाक आदमी, है ना, चालाक किस्म का, तो वो क्या करेगा, इसको अगर डिजिटल सम की ही बात कर रहा है भाई, अगर डिजिटल सम की ही बात कर रहा है तो वो समझेगा डिजिटल सम, डिजिट का सम, है ना, डिजिट का सम, सम का मतलब जोड़, यानी कि अंकों को जोड़ना शुरू करेगा। डिजिट का सम यानी कि अंकों का जोड़, 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14, 9 और 5 14। लेकिन अभी भी हमें 2 डिजिट मिली ना, अभी भी हमें 2 डिजिट मिली, तो अब ये 14 मिल गया हमें। तो 14 को भी हम अगर डिवाइड करें किससे, अगर 14 को भी हम किससे डिवाइड करें, 9 से, तो 9 ही कम 9, तो शेषफल अब भी कितना बचा, 5। तो अब भी डिजिटल सम कितना होगा, 5। अब भी डिजिटल सम कितना हुआ, 5। यानी कि हमने अंकों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हमें 14 मिला, और 14 को फिर हमने 9 से डिवाइड किया, तो भी हमें कितना मिला, 5। या फिर इस तरीके से ना करके वो क्या सोचता कि अगर अंकों को ही जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ो, कितना, 14 मिला। अब 14 को यानी कि अंकों को तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, है ना, अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो सिंगल डिजिट मिली भाई, अब इस 1 + 4 को और जोड़ लो, तो कितना है डिजिटल सम, 5। तो ये डिजिटल सम अब भी 5 है कि नहीं है, अब भी डिजिटल सम क्या है, 5 है। हमने भाग दिया, दुनिया की कोई भी संख्या लो, 9 से डिवाइड करो, जो शेषफल बचेगा वही डिजिटल सम कहलाता है, और यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है ना। अगर भाग ही देना है तो हमने क्या किया, अंकों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 14 मिला, 14 को फिर हमने 9 से भाग दिया तो भी हमें 5 मिला। अब थोड़ा सा और चालाक बनिए, तो हमने क्या कर दिया, 14 को भी हमने तब तक जोड़ा जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिली। अब जो सबसे खुरापाती आदमी होगा वो इससे भी चालाक बनेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा भाई, इसको और आसान कर देगा। यानी कि 4 3 2 5 लिखा हुआ था, 4 3 2 5 लिखा हुआ था, और वो कहता है कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। क्लियर होगी बात, ये बात तो पक्की होगी। अब इसमें से वो क्या करेगा, वो अगर संख्या में 9 दिखता हो, अगर संख्या में 9 दिखता हो या 9 बनता हो, उसको पहले एलिमिनेट कर देगा। अब देखिएगा, 5 और 4 9 हटा दिया भाई मैंने, 5 और 4 9 को हटा दिया। अब ये बताओ, अंकों को मैं जोड़ दूंगा, 3 और 2 5, अब भी तो डिजिटल सम कितना आया,
5 ही आया कि नहीं? अब भी तो अंकों का योग कितना आया? 5 ही आया कि नहीं? तो तुम्हें इस पर काम करना है, सबसे लास्ट वाले कंसेप्ट पे। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? जब भी डिविजिबिलिटी का रूल का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर संख्या के अंदर तुम्हें 9 दिखता हो, 9 दिखता हो या 9 बनता हो, तो उसको एलिमिनेट करना है, छोड़ देना है, हटा देना है। क्लियर होगी बात? जैसे कि मैं बोल दूं, यहां पे देखिएगा, मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा कोई 6 7 8 3 2 है ना, 1 और 5 4 7, मैंने ये लिख दिया। और मैं अब ये पूछ लूं कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, तो एक बच्चा क्या करेगा? वो क्या करेगा भाई? अंकों को जोड़ता चलेगा जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। देखिए 6 और 7 कितना, देखो देखो, सुनो मेरी बात, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, भाई 13 मिला, 13 का मतलब 3 और 1 4, तो सिंगल डिजिट जोड़ता चलना बस। अब 13 का मतलब क्या होगा? 4, 6 और 7 13, 13 का मतलब 4, 4 और 8 12, 12 का मतलब 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 का मतलब 5, 5 और 4 9, 9 हो गया। फिर 9 और 7, 9 और 7 16, और 16 का मतलब कितना? 7, तो इसका मतलब डिजिटल सम कितना आ गया? 7। डिजिटल सम कितना आ गया? 7। जोड़ा, अंकों को तब तक जोड़ा जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, या फिर सबको एक साथ जोड़ लो। 7 और 6 13, 13 और 8 कितना? 21, 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27 और 5 32, 32 और 4 कितना हो गया? 36, 36 और 7 कितना हो गया? 43, 43 को जोड़िए जरा, 43 को जोड़ोगे तो 4 और 3 7। ठीक है ना? एक तरीके तो ये हो गया कि तुमने सबको जोड़ लिया, हमें 43 मिला, 43 को फिर से जोड़ लिया, यूनिट वो सिंगल डिजिट क्या मिली हमें? 7। अब दूसरा तरीका तुम्हें देखना है कि अगर तुम्हें संख्या में कहीं 9 दिख रहा हो, हटा देना है, या संख्या में 9 बनता हो तो भी हटा देना है। तो तुम्हें दिख रहा 6 और 3 9, 8 और 1 9, हटा दिया, 7 और 2 9, हटा दिया, 5 और 4 9, हटा दिया, बच क्या गया? 7। तो यही इसका डिजिटल सम होगा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? समझ रहे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है यहां तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एक चीज और लिख दूं, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं 5 2 3 7 4 6, इसका डिजिटल सम क्या होगा? 5 2 3 7 4 6, इसका डिजिटल सम क्या होगा? बताओ जल्दी, क्या डिजिटल सम होगा? 3, 3 होगा, 3 होगा, 0। देखो भाई 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, सब खत्म। तो डिजिटल सम क्या बचा? 0। डिजिटल सम क्या बचा? 0। क्लियर हुई बात? तो याद रखना, अगर डिजिटल सम 0 आए या फिर डिजिटल सम 9 आए तो बात एक ही है। समझ रहे बात को? डिजिटल सम चाहे 0 हो, डिजिटल सम चाहे 9 हो, बात क्या है? एक ही है। बात समझ में आई? क्योंकि 0 को भी अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। बात समझ में आई? और 9 को भी अगर मैं डिवाइड करता हूं 9 से तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। क्लियर होगी बात? तो 0 आए या फिर डिजिटल सम 9 आए तो दोनों में बात क्या है? एक ही है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो इसका मतलब मैं यहां से ये बात कह सकता हूं कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 9 है तो वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। ये पॉइंट आया यहां से निकल गए कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 9 है तो वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि 9 जो है 3 के पिताजी है। तो अगर कोई संख्या का डिजिटल सम 9 है तो वो 9 से तो होगी होगी, साथ में वो 3 से भी डिवाइड होगी। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? साथ में वो 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है ना? तो चाहे 3 का नियम हो चाहे 9 का नियम हो, हम काम किस पे करने वाले हैं? अब डिजिटल सम पे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं अगले पेज पे ही लिख रहा हूं। उतार लिया तुमने ये सब कुछ? जल्दी उतारो। उतारो, नोट करो जल्दी भाई। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करके जाएंगे। अभी अभी तो पहले ये खत्म ही नहीं हुआ। किसका? 27? हाँ बिल्कुल आओगे 27। अब हमें 27 मिल गया, मिल गया 27। 27 को तब तक जोड़ो जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। कितना आ गया? 9 आ गया।
भाई हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 27 आ गया। 27 को हम तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो कितना है 9। तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, इसका मतलब 9 है। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, इसका मतलब 9 है। और हमने जब काट दिया तो सब कट गया, यानी कि डिजिटल सम 0 है ना। तो ये संख्या 9 से कट रही है, अब भी 9 से कट रही है और अब भी 9 से कट रही है। जब हम डिजिटल सम 9 बोल रहे हैं तब भी 9 से कट रही है। ऐसे नहीं पूछने का कभी नहीं, ये केवल जो डिजिटल सम कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका है ना, जल्दी कर देगा, सॉल्व कर देगा, है ना। ये कभी भी नहीं पूछने का तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो 0 और 9 का मतलब एक ही है। अगर कहीं 9 लिख दिया, डिजिटल सम 9 है, तो हम तो कहेंगे, एक बच्चा बोलेगा कि सर हम तो 0 बोल देंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो बोल ले 0, बात एक ही है। डिजिटल सम 0 हो चाहे 9 हो, दोनों में बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कोई डाउट तो नहीं रहता। चलिए, तो मैं ये लिखने वाला था, ये नोट करके लिख लो आप। यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 0 या फिर 9 आए, 0 या फिर 9 आए, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यानी कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम या तो 0 आ जाए या फिर 9 आ जाए, बात एक ही रहेगी, है ना। तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वो 3 से तो अपने आप ही विभाजित होगी। क्लियर होगी बात? 3 से तो अपने आप ही विभाजित होगी, क्योंकि 9 पिताजी है 3 के और 3 बच्चा है 9 का। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है भाई, वही तो चीज है कि कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है, कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है, तो क्या वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 2 तो 4 का बच्चा है कि नहीं है। तो अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन वो 2 से अवश्य डिवाइड होगी, क्योंकि 4 में 2 छिपा हुआ है, 2 में 4 छिपा हुआ नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई हमारा जो 6 है ये 2 से तो पूरा पूरा कटता है, लेकिन 4 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 2 से पूरा कट रहा है। क्लियर होगी बात? तो वही चीज यहाँ पे है ना। कोई संख्या अगर 8 से कटेगी तो वो 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, लेकिन कोई संख्या अगर 2 से कटेगी तो वो संख्या 8 से कटे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। कोई संख्या अगर 4 से कटे वो 8 से कटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं 12 को देखता हूँ, 12 को, तो 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन वो 8 से तो नहीं कटेगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि 2 अगर बच्चा है तो 4 पिताजी है, तो 8 क्या होंगे? दादाजी होंगे। किसके? 2 के। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 3 से भी होगी। तो ये नोट समझ में आ गए सबके? डिजिटल सम समझ में आ गया? डिजिटल सम का मतलब अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है ना। अगर कहीं संख्या में 9 दिख रहा हो या 9 बनता दिखता हो तो उसको एलिमिनेट कर दो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक संख्या हमारी ये है 3 7 6 9 5 4 2 8 3। अब मैं कह दूं कि बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर संख्या में तुम्हें 9 दिखाई दे रहा, हटाओ। 9 दिखाई दे रहा, तुरंत हटाओ। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, क्या बच गया? 8 और 3 11 बच गया, और 11 का मतलब 2 है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 2। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूं, किस संख्या में मैं क्या जोड़ दूं कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 7, तभी तो डिजिटल सम क्या बनेगा? 9। क्योंकि डिजिट जो है टोटल वो 10 है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक। भाई 1 से लेकर 9 तक तो 9, और एक 0 भी शामिल कर ली, तो टोटल डिजिट कितनी है? 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं हम, तो हमेशा हम डिजिट ही लिखेंगे यहाँ पे, 0 से लेकर 9 तक। सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी? 9। सबसे छोटी डिजिट क्या होगी? 0। बात समझ में आ रही तुम्हारे? ठीक है ना। चलो यहां तक हो गया भाई। नेक्स्ट लिख, नेक्स्ट यहां तक हो गया। 3 का नियम समझ में आ गया, 9 का नियम समझ में आ गया, डिजिटल सम पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे। चलो अभी हमने एक चीज नहीं पढ़ी, 6 का नियम, है ना। 6 का नियम तो नहीं पढ़ा, तो 6 का नियम पढ़ो आज सबसे पहले।
6 का नियम, 6 का नियम। देखिए कुछ नहीं करना, किसी भी मैथमेटिशियन ने 6 का नियम नहीं लिखा है ना, वो केवल और केवल हम जैसे इंसानों ने अपने क्वेश्चनों को जल्दी और आराम से बनाने के लिए हमने ये चीज भी इजाद कर दी है ना, जनरेट कर दी। जैसे कि 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, 6 के ऐसे फैक्टर कर दिए, 6 के ऐसे फैक्टर कर दिए जिनका हमें डायरेक्ट नियमों का पता हो, जिनके हमें डायरेक्ट नियमों का पता हो। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 6 के हमने सहभाज्य फैक्टर कर दिए, यानी कि को प्राइम फैक्टर है ना। तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिये 6, 2 तिये 6। इसका मतलब इस 6 के अंदर 2 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है, कह सकता हूं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संख्या 6 से केवल और केवल तभी डिविजिबल होगी अगर वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। यानी कि 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए उसको, और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी जाकर वो संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। बात समझ में आई? जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूं, भाई लिखने की जरूरत है क्या इस बात को? कहते हो लिखो मैं इस बात को कि कोई भी संख्या 6 से केवल तभी डिवाइड हो सकती है, तभी पूर्णतः विभाजित होगी अगर वो संख्या 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा ये 4 3 2 5 6 7। अब मैं के बोल दूं कि बताइए ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी या नहीं, बताओ जल्दी। सेकंड 1 सेकंड का सवाल है, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमें ये बताया कि अगर 6 का नियम देखना है तो 2 और 3 पर फोकस करना है, और 2 के लिए इकाई अंक देखा जाता है। 2 के लिए क्या देखा जाता है? इकाई अंक। अब इकाई अंक पे 7 है जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहां से 2 से ही पता लग गया ना। हमें वो देखना है कि जो सबसे आसान पड़े, तो 3 में तो हमें अंकों का योग देखना पड़ेगा या फिर डिजिटल सम देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? लेकिन 2 में तो हमें इकाई अंक देखना है केवल, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देंगे जो सबसे आसान हो, जल्दी हो, है ना। 3 से बेटर क्या है? 2। तो 2 में हमने केवल इकाई अंक देख लिया, तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी हमारी, ये डिवाइड नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कहां पे 7 की जगह अगर हम 9 भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भी मैं बोल दूंगा कि भाई ये 9 से 6 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 9 तो नहीं घट रहा ना 2 से, 9 तो नहीं घट रहा ना 2 से। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा इस तरीके से, मान के चलो यहाँ पे 6 होता, लो भाई तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर करने अब, है ना। मान के चलो यहाँ पे 6 होता तो 6 2 से पूरा पूरा कट रहा, इसका मतलब ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। तो अब मैं 3 पे काम करता, और 3 के लिए मैं डिजिटल सम पे काम करता, न कि अंकों का जोड़ता, है ना। डिजिटल सम पे कैसे करता मैं देखता 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 8 तो भाई 3 से कटेगा ही नहीं, 8 तो 3 से कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो ये 6 से भी नहीं कटेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? डिजिटल सम पे काम कर जो तुरंत 3 के लिए भी और 9 के लिए भी, ठीक है ना। तो मैं फालतू के नंबर क्यों जोड़ू जब मुझे पता है ये मैं एलिमिनेट ही कर दूंगा, है ना। 6 और 3 9, 5 और 4 9, बचा कितना? 6 और 2 8। 8 किससे नहीं कटा? 8 किससे नहीं कटा? 3 से नहीं कटा। अगर ये 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पूरा डिटेल में समझ में आ गया? 6 का नियम क्लियर हो गया। तो 6 का नियम केवल इतनी सी बात बोलता है कि कोई भी संख्या 6 से केवल और केवल तभी डिवाइड होगी, तभी पूर्णतः विभाजित होगी अगर वो संख्या 2 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती हो और 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती हो। अगर दोनों में से किसी एक से भी ना कटी ना, तो पूरी संख्या 6 से नहीं कटने वाली। कोई दिक्कत तो नहीं अब? ठीक है, चलिए 6 का नियम हो गया भाई, आगे बढ़ो। अब इस आगे बढ़ो भाई। हमने पढ़ लिया 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का भी पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया, 5 का भी पढ़ लिया, है ना। 6 का भी पढ़ लिया, ठीक है ना। 7 का मैं पढ़ने नहीं, क्योंकि 7 का नियम अगर पढ़ोगे तो भी लेंथी है, तो कोई फायदा भी नहीं है 7 का नियम पढ़ने के लिए, तो छोड़ दो उसको, ठीक है ना। और 8 का नियम भी पढ़ लिया, 9 का भी पढ़ लिया। अब बचा किसका? 10 का नियम। तो 10 का नियम देखो भाई, 10 का नियम बड़ा आसान है। 10 का नियम, 10 का नियम बस केवल एक छोटी सी चीज, इकाई का अंक 0 हो। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। इकाई अंक को क्या होना पड़ेगा? 0। यानी कि कोई भी संख्या 10 से केवल और केवल तभी डिवाइड होगी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है। किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो?
शून्य हो तभी वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, अन्यथा 10 से डिवाइड नहीं होगी। बात समझ में आई? ठीक है, कोई भी संख्या लिख लो एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 3 2 6 7 8 0। क्या ये संख्या 10 से डिवाइड होगी? हमें दिख रहा है कि ये 10 से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गुणा 10। जीरो का मतलब गुणा 10 है। जीरो का मतलब क्या है? गुणा 10 है। बात समझ में आई? तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी? ये संख्या बनी, इसकी वजह से ये संख्या बनी, और ये संख्या में जीरो मुझे इकाई अंक पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। और अगर मान के चलिएगा यहां पे ना होता इस तरीके से है भाई, यहां पे ऐसा कोई एग्जाम्पल होता 4 3 2 5 6 ये होता, तो क्या ये संख्या 10 से डिवाइड होगी? नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट नियम है 11 का नियम, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम। यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 11 के ऊपर, 3 के ऊपर, 9 के ऊपर, ज्यादातर इसी के ऊपर बनता है। ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट है भाई 11 का नियम, इसे मिटा दूं? मिटा दूं? चलो, 10 के नियम में क्या था? केवल इकाई अंक क्या होगा? शून्य। तो 11 का नियम लिखिए, 11 का नियम। ये हुआ हमारा इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, 3 का, 9 का और 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। अच्छा, किसी बच्चे को पता है कोई भी संख्या 11 से कब डिवाइड होगी? पता है किसी को? देखो, सही शब्दों का इस्तेमाल करके बताओगे, वैसे उठ पटांग तरीके से नहीं, क्योंकि बच्चे से जब भी मैं पूछता हूं तो गलत ही बताता है डेफिनेशन, मतलब सही तरीका नहीं बताता। बताओ, देखो क्या बोल दिया इसने, गलत बोल दिया ना। फिर से मैंने कहा ना सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, इसने बोला विषम संख्याओं का योग। सुन लो तुम भी यूट्यूब वालों, इसने क्या बोला? विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर, ये बोल रहा है, तो गलत है तो। और इस शख्स का नाम क्या है? अन्नू, है ना? अंतर नहीं बोल रहा, तो फिर क्या करना? उनको योग करना, फिर जोड़ना उनका। बताओ, है कोई सही सही जवाब देगा जो? कोई बताओगे? तुम बताओ इधर, नाम नहीं लेने का अब की बार, कोई दिक्कत नहीं, सही बताओ। और है, चलो भाई, देखो 11 का जो नियम है, हालांकि ये सब चीज प्रूफ भी हो सकते थे कि किस तरीके से बनते हैं, लेकिन स्थानीय मान से ही निकल कर आए ये सारी चीजें। स्थानीय मान से ही हमने 11 का नियम बनाया, है ना, स्थानीय मान से ही हमने 9 का नियम, हर डिविजिबिलिटी रूल स्थानीय मान से निकलते हैं। किस तरीके से बनते हैं वो तुम्हें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर तुम्हें 11 का नियम याद रखना है तो 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों का योग। यानी कि पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्थान की बात, सम और विषम अंकों की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। सम स्थानों पर, जैसे कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, तो पहला स्थान विषम है, दूसरा स्थान सम है, तीसरा स्थान विषम है, चौथा स्थान सम है। तो मैंने बोला सम स्थानों पर, यानी कि ओड पैलेस और इवन पैलेस की बात कर रहा हूं मैं। विषम स्थान और सम स्थान, तो ओड पैलेस और इवन पैलेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर यदि 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, यानी 11 का गुणज है, तो वो संख्या हमेशा 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? सम स्थानों लिख लो पहले, चाहे विषम स्थान लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख रहा मैं यहां पे सम स्थानों पर अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग। जीरो या फिर 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल। देखो ये चीज लिख दिया मैंने, देखो ये चीज लिख दी मैंने कि सम स्थानों पर अंकों का योग
विषम स्थानों पर अंकों का योग। ये जो सांप जैसी आकृति दिख रही है तुम्हें बीच में, ये है डिफरेंस। ये किसको शो करता है भाई? अंतर को शो करेगा, डिफरेंस को। और अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी अंतर निगेटिव नहीं होता। अंतर का मतलब है भाई बड़े में से छोटा घटेगा। अगर विषम स्थानों पर अंकों का योग बड़ा है सम स्थानों के अंकों के योग से, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटा दोगे, है ना। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। या फिर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा और हमेशा पॉजिटिव देगा अंतर। क्लियर होगी बात? तो ये डिफरेंस को शो करेगा। तो क्या आना चाहिए भाई? ये तो 0 आना चाहिए उनका अंतर, डिफरेंस। ये तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए, यानी कि 11 का मल्टीपल हो, 11 के पाड़े में आने वाली संख्याएं हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये तो 0 हो भाई, ये तो 0 हो, 0 ना हो तो 11 हो, 11 ना हो तो 22 हो, 22 ना हो 33 हो, 33 ना हो 44 हो। तो इस तरीके से 11 के पाड़े में आना चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, वो सबसे पहले हम 0 को देते हैं। हम ये देखते हैं कि इनका अंतर अगर 0 आ जाए, इनका अंतर अगर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी। अगर 0 नहीं बन पाई तब हम किसका नंबर आया? 11 का। अगर 11 भी नहीं बन पाया तो फिर 22 का। अगर 22 भी नहीं बन पाया तो 33 का, फिर 44 का, इस तरीके से। हालांकि 11 या 22 तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, 11 का नियम। सम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज का मतलब 11 के पाड़े में आने वाली संख्याएं हो, है ना। 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, इस तरीके से। प्राथमिकता हम 0 को देंगे। अगर 0 से काम न चला तो 11 को देंगे, 11 से काम न चला तो 22 को देंगे, 22 से भी काम न चला तो 33 को। लेकिन हमारा काम 22 से ही खत्म हो जाएगा, 11 तक ही काम हो जाए खत्म। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई किसी को। क्लियर होगी बात? तो डिविजिबिलिटी रूल सारे खत्म हो चुके, है ना। डिविजिबिलिटी रूल तो सारे खत्म हो चुके। एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी हो तो बताओ, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, इसमें पढ़ेंगे हम विभाज्यता पर आधारित प्रश्न लिख रहा, और बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल। बात एक ही है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन शुरुआत होता है 73 तक, तो हमने कर लिए थे ना प्रैक्टिस, 73 तक, है ना। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख गया होगा तुम्हें, तो बताओ भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा कि यदि संख्या 5132 416 स्टार 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ठीक है ना। बताओगे कैसे करोगे? सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ध्यान से करना, बड़ा आसान और सिंपल क्वेश्चन है, सादगी से भरा हुआ, ठीक है। कि 5132 416 स्टार 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक ही तरीका बताया, 3 का नियम या 9 का नियम हो। तो हमें किस पे काम करना है? डिजिटल सम पे। यानी कि हमें करना है क्या कि ये तो 9 बनना चाहिए, है ना, 9 बनना चाहिए। डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। चलो देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है भाई, एक तो 6 दिख रहा है यहाँ पे, 6 काट दिया मैंने 3 से, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, हो गया कि नहीं। अब हमारे पास क्या बचा? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 बचा कि नहीं? कितना बचा? 4 बचा हमारे पास। कितना बचा भाई? 4। अब मुझे एक बात बताओ, 4 प्लस स्टार ही तो है, स्टार को मैंने सर्किल में शो कर दिया, स्टार को मैंने किस में शो कर दिया? सर्किल में शो कर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 4 में ऐसा क्या जोड़ूं, 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जो सबसे बड़ा अंक हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है सबसे बड़ा अंक, है ना। तो 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो ये बताओ टोटल डिजिट कितनी है? 9। तो सबसे छोटी डिजिट 0, सबसे बड़ी डिजिट 9। तो हमें पीछे की तरफ से शुरुआत करनी है, यानी कि, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन भी काम करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास 9 है। 9 और 4 13, 13 जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद कौन सा है? 8, 8 और 4 कितना? 12, 12 3 से कट गया, तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंक हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी कि 8 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेंगे हम। अगर बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा में देखो, ऑप्शन में सबसे बड़ा 9 था, 9 से काम नहीं चला ना। 9 और 4 13, 13 3 से नहीं कटेगा,
समझ रहे बात को। तो 9 के बजाय फिर देखता हूं उसके बाद 8, 8 बड़ा नंबर है तो 8 और 4 12, 12 3 से घटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 8 ही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो 3 का नियम हो चाहे 9 का नियम हो, लगाओगे तुम डिजिटल सम, 9 दिख रहा हो या 9 बनता हो तो उसको एलिमिनेट कर दो। बाकी फिर देखो अंकों का योग 3 से घटता है नहीं, अंकों का योग 9 से घटता है या नहीं, समझ रहे बात को, अंकों का योग 9 से घटता है या नहीं, अंकों का योग 3 से घटेगा या नहीं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करो। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 8 था, इसमें देखते हैं क्या है। संख्या 243 स्टार 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? क्या होगा भाई? 4 होगा। तो यहाँ पे किसका किसका पूछ लिया इसने? 9 का पूछ लिया। और 9 के लिए मैंने क्या बोला तुम्हें? डिजिटल सम, है ना। अगर तुम्हें दिखता हो 9 और या 9 बनता हो, 5 और 4 9 हटा दिया भाई मैंने, 3 और 2 5, क्या बचा? 3 और 2 5। तो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि डिजिटल सम 9 हो जाए? 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि डिजिटल सम 9 हो जाए? तो मुझे दिख रहा है भाई 4 जोड़ दो, तो आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि 5 और 5 10 बनेगा और 10 में डिजिटल सम 1 बनेगा जो नहीं कटेगा, तो 9 से नहीं कटेगा। 3 और 5 8 और 5 और 1 6, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो एक और ले लो। 76 बताओ भाई इसको। ये कह रहा है कि यदि संख्या 62 53 29 15 स्टार 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, क्या पूछ ले भाई? सबसे बड़ा अंक क्या होगा? स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? कितना आया? 6। सबका 6 आ गया, सबका 6 आ गया, सबका 6 आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है ना। अब देखिएगा किसका पूछ रहा है भाई? 6 का। और 6 का नियम तो किसी मैथमेटिशियन ने डायरेक्ट बताया ही नहीं, तो हमने क्या कहा कि भाई 2 और 3 में तोड़ लो उसको। किसमें? 2 और 3 में तोड़ लो। या तो मतलब 6 से तभी घटेगा जब वो 2 से भी घटे और 3 से भी घटे। कोई भी संख्या 6 से केवल तभी डिविजिबल होगी जब वो 2 से भी घटेगी और 3 से भी घटेगी। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार यहाँ पे इकाई के स्थान पर है कि नहीं? अगर स्टार इकाई के स्थान पर है तो 9 तो कभी नहीं होगा, 9 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टार के स्थान पर मैंने रो रख दिया तो ये 2 से नहीं घटेगी पूरी संख्या। अगर 2 से नहीं घटेगी तो 6 से भी नहीं घटेगी। बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं 5 को देखता हूं, 5 भी तो स्टार के स्थान पर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अगर 5 को स्टार के स्थान पर रखा तो इसका मतलब ये 2 से नहीं घटने वाली संख्या। अगर 2 से नहीं घटेगी तो 6 से भी नहीं घटेगी। अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए भाई, ये तो 6 है या 8 है, क्योंकि 6 रख लो तो भी 2 से घटता है, 8 रख लो तो भी 2 से घटता है। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, तो हम 2 ऑप्शन में फंस चुके, ये तो आंसर हमारा 6 है या फिर आंसर हमारा 8 है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा किसको? 3 को। अब हमें चेक करना पड़ेगा किसको? 3 को। तो 3 के लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें अभी? 3 के लिए मैंने एक ही बात बोली तुम्हें, क्या बोली भाई? कि तुम किस पे काम करोगे? डिजिटल सम पे। तो 9 दिख रहा तुम्हें, हटा दिया मैंने 9, है ना। और तुम्हें यहाँ पे 5 और 4 9 दिख रहा गया, देखो 5 और 4 9 हटा दिया, 5 और 2 7 और 2 9 हट गया ना। ठीक है ना। 6 और 3 9 दिख रहा गया, हटा दिया, बच कितना गया? 5 और 1 6 बच गया क्या? है भाई, और तो कुछ नहीं बचा ना। 5 और 1 6 बच गया, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। तो मुझे ये बताओ मैं 6 में ऐसा क्या जोड़ दूं, 6 में ऐसा क्या जोड़ दूं जो 3 से कट जाए? 6 में ऐसा क्या जोड़ दूं तो 3 से कट जाए? मैं बोल दूंगा 8 जोड़ दो, तो 8 और 6 होता है 14, 14 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कि 6 और 6 12 और 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास अच्छी लगी आज की? ठीक है, तो चलो भाई अभी इस पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे डिजिटल सम पे, मतलब इस पे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चनों पे, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम जो तुमने क्वेश्चन आज दिया था कि जब 2 अंक मतलब 2 अंकों की संख्या होगी, इकाई अंक पलटने से दाएं के अंक पलटने से संख्या में रिप्लेस करेंगे जब अंकों को। ठीक है ना। तो चलिए भाई आज की क्लास काफी है।